डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि सेल विभव और गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है वो किस प्रकार एक दूसरे के द्वारा संबंधित है और हम उस सेल विभव के द्वारा डिफरेंट जो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं, ऊष्मागतिकी फलन हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस, उनकी कैलकुलेशन किस प्रकार कर सकते हैं। आज हम सेल विभव की तापक्रम निर्भरता के बारे में देखेंगे। समीकरण 10 के अंदर हमने देखा था कि समीकरण प्रीवियस लेक्चर में कि वहाँ पर हम डेल्टा एस की कैलकुलेशन कर सकते हैं यदि हमें डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ज्ञात हो। तो समीकरण 10 के ही अगर हम रीअरेंज कर देते हैं तो डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल्टा एस बाय एन एफ। अब यदि जो समीकरण 11 है उसके अंदर यदि दाब की शर्त अगर हम हटा देते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर की जो हमने लगा रखी थी उसको हम कंडीशंस को रिमूव कर देते हैं तो ये समीकरण हो जाएगा डी ई इज़ इक्वल टू डेल्टा एस बाय एन एफ डी टी। यदि सेल के अंदर कोई भी गैस इलेक्ट्रोड नहीं है तो उस स्थिति के अंदर जो विलयन है उसमें अभिक्रिया की एंट्रोपी परिवर्तन जो है प्राय बहुत न्यून रहता है, बहुत ही उसकी वैल्यू कम होती है, लेस देन 50 जूल पर केल्विन होती है। चूँकि सेल विभव जो है उसका तापक्रम गुणांक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁵ जूल पर केल्विन ऑर्डर की होती है। तो उस स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एस जो भी है वो भी लगभग तापक्रम से अप्रभावित होगा और उसको हम लगभग स्थिर मान सकते हैं। यदि हम दो टेम्परेचर ले लें T1 और T2 और उसके ऊपर ET1 और ET2 उसके सेल विभव के मान हो तो उस स्थिति के अंदर हम जो इक्वेशन नंबर 12 है उसको हम इन्हीं लिमिट्स के अंदर अगर हम अवकलित कर लेते हैं तो हम देखते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ET1 से ET2 तक हमने कंडीशन लगा दी और टेम्परेचर T1 से T2 तक हमने कंडीशन लगाई है इक्वेशन नंबर 12 के अंदर। तो इसमें हम सॉल्यूशन देख सकते हैं कि ET2 माइनस ET1 इज़ इक्वल टू डेल्टा एस बाय एन एफ T2 माइनस T1। इस प्रकार ET2 इज़ इक्वल टू ET1 प्लस डेल्टा एस बाय एन एफ T2 माइनस T1। समीकरण नंबर 13 इक्वेशन 13 है। ये इक्वेशन 13 जो है सेल विभव पर तापक्रम का प्रभाव को प्रदर्शित करती है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट टेम्परेचर के पर हमने E की वैल्यू ली है तो उसको हम किस प्रकार से कोरिलेट कर सकते हैं ये इसी इक्वेशन के द्वारा ज्ञात हो जाता है। सो यदि ताप T1 पर सेल विभव ज्ञात हो, अगर हमको मतलब ET1 की वैल्यू अगर हमको ज्ञात हो तो T2 पर हम सेल विभव ET2 का जो मान है वो भी उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यूजुअली जो सेल के विभव दे रखे होते हैं उनमें जो भी टेम्परेचर होता है वो यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर ही होता है। तो इस प्रकार हम किसी और टेम्परेचर पर अगर यदि हमें E की वैल्यू निकालनी है तो हम इस इक्वेशन को उसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि ET1 जो है उसकी वैल्यू हमने 25 डिग्री सेल्सियस कर दी तो हम किसी भी अन्य ताप के ऊपर E का मान जो है वो निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सेल विभव जो है वो ताप का एक रेखीय फलन है। अब हम जो हाफ सेल पोटेंशियल है उसके द्वारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में भी देखते हैं। ऊष्मागतिकी के अनुसार अगर साम्यावस्था है तो उसके अंदर हमने देखा था कि डेल्टा जी जो है वो उसका मान जो है वो 0 के बराबर हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ पर नंस इक्वेशन में देख सकते हैं कि डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा Z0 प्लस RT ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि डेल्टा जी का मान साम्यावस्था में 0 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम 0 रख देते हैं तो इस 0 इज़ इक्वल टू डेल्टा Z0 प्लस RT ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। और हम इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ले जाते हैं तो डेल्टा Z0 इज़ इक्वल टू माइनस RT ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। इक्वेशन नंबर 1 को हम इस प्रकार देख सकते हैं। चूँकि हमें ये भी मालूम है कि साम्यावस्था पर जो स्थिरांक होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, अगर उसकी हम बाय डेफिनेशन वैल्यू देखें तो वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या यहाँ पर हम और बेटर फॉर्म में इसको हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी उत्पाद की सक्रियता डिवाइडेड बाय जो अभिकारक है उनकी सक्रियता की वैल्यू जो है वो कैपिटल K के बराबर होती है। तो इस प्रकार इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम AP/AR की जगह अगर K लिख देते हैं तो उसके अंदर ये इक्वेशन आ जाती है डेल्टा Z0 इज़ इक्वल टू माइनस RT ln K।
चूँकि हमें मालूम है कि डेल्टा G0 जो है वो माइनस NFE0 के बराबर होता है, अतः हम यहाँ पर डेल्टा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो डेल्टा G की वैल्यू है वो NFE0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस NFE0 इज़ इक्वल टू माइनस RT ln के। इस प्रकार हम माइनस का साइन हटा सकते हैं। सो E0 इज़ इक्वल टू RT बाय NF ln K, और ln K इज़ इक्वल टू NFE0 बाय RT इक्वेशन नंबर 4 में देख सकते हैं हम। और क्योंकि ये ln नेचुरल लॉगरिथम है, इसलिए हम इसको साधारण लॉग बेस 10 के अंदर भी परिवर्तित कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2.303 log K इज़ इक्वल टू NFE0 बाय RT, और log K इज़ इक्वल टू NFE0 बाय 2.303 RT। और इस प्रकार अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें कि n तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, E0 जो है इसका जो भी सेल विभव है, और सेल विभव है मानक वैल्यू है इसकी 96500 F की वैल्यू है, 2.303 R की वैल्यू हम यहाँ पर 8.314 रख सकते हैं। और T जो है, क्योंकि यूजुअली जो निकालते हैं हम सारे E0 की वैल्यू वो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे होती है, इसलिए हम यहाँ पर 298 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 के अंदर log K इज़ इक्वल टू NE0 डिवाइडेड बाई 0.5916। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम इक्वेशन नंबर 5 या हम 6 का उपयोग करते हुए मानक सेल विभव के द्वारा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के द्वारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।